also. ओके, सो पोटेंशियोमीटर मतलब मैंने आपको बताया पोटेंशियोमीटर, मीटर मतलब जब भी किसी चीज के पीछे वर्ड आपको दिखा मिले, इसका मतलब ये किसी चीज की डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोटेंशियोमीटर मतलब कि एक ऐसी डिवाइस, डिवाइस हो सकती है, अपरेटस हो सकता है, एक ऐसी चीज कह लो कि जिससे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके। हालांकि पोटेंशियोमीटर से हम इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का वो भी मेजर कर सकते हैं, बट पोटेंशियोमीटर एज द नेम सजेस्ट, पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाली डिवाइस। अब इसमें क्या क्या होता है, तो मेन जो हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं वो है बेटा ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसमें आप देखो यहाँ पर एक स्केल फिट किया हुआ है। ये जो स्केल होता है इसकी लेंथ होती है 1 मीटर, जो कि 100 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं, और इसमें स्केलिंग रहती है 0 से 1 2 3 4 5 100 सेंटीमीटर तक। फिर यहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं। ये जो है यहाँ पर आप ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, ये कुछ वायर्स कनेक्टेड है। ठीक है, और ये जो वायर होते हैं ये एलॉय के होते हैं, मैग्नीन के, कॉन्स्टेंटेन के। वो मैं आपको बताऊंगा एलॉय के क्यों रखते हैं हम इनको। तो एलॉय के वायर हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और फिर इस एपरेटस की हेल्प से, इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम कुछ कनेक्शन बनाते हैं, रियोस्टेट हम जोड़ते हैं, अमीटर, बैटरी सप्लाई, 2 वे की, 1 वे की, वोल्टमीटर और रेजिस्टेंस बॉक्स। इन कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस का भी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है पोटेंशियोमीटर को ऑपरेट करने के लिए, पोटेंशियोमीटर को यूज करने के लिए। Then I have told you that potentiometer, I have already told you that potentiometer, it is a device used to measure an unknown EMF या potential difference. ठीक है, मतलब कि potential difference या EMF मेजर करने के काम आता है पोटेंशियोमीटर, वो भी एक्यूरेटली। एक्यूरेटली क्यों, आपने वोल्टमीटर भी देखा होगा। वोल्टमीटर क्या करता है, वो खुद कुछ ना कुछ करंट कंज्यूम कर लेता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर पे हम जब ऑब्जर्वेशन लेते हैं उस टाइम ये कोई भी जो करंट है सर्किट से, मतलब जिसका, जैसे हम बैटरी का ईएमएफ निकालना चाहते हैं, तो बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा उस समय में, जब हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए ये मोस्ट सुटेबल या कह लो कि ज्यादा बेहतर माना जाता है एज कंपेरिजन टू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से ज्यादा बेटर होता है ये, है ना। क्यों, क्योंकि ये कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है जब आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो। ये इसका प्राइमरी सर्किट मैंने आपको बताया, स्केल लगा हुआ है, कुछ वायरिंग्स होगी यहाँ पर, और ये प्राइमरी सर्किट में बैटरी की, रियोस्टेट और ये ए और बी पॉइंट ये सब आ जाते हैं। बाकी जो हमें काम करना, दो एप्लीकेशन है इसकी, उसके अकॉर्डिंग हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। अब इसका प्रिंसिपल तो देखो, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ कांस्टेंट करंट इज पास्ड through the wire of uniform cross section, the potential difference across any segment of the wire is proportional to its length. इसको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक वायर है, let you have a wire of length L, okay, let constant current I is passing through it, so the potential drop across this wire will be equal to IR। जो potential drop आपको वायर के क्रॉस मिलेगा, it would be equal to IR। okay, now can we write that potential can be written as in terms of length, it can be written as I rho length upon area, I rho length upon area। now let us assume that current which is passing through the register or we can say the wire is constant। अगर आप एक वायर का इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि मैंने आपको दिखाया था पोटेंशियोमीटर में, यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर का जो वायर है, ये जो वायर होता है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिफॉर्म हमें रखना पड़ता है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिफॉर्म रखना होता है। और ये जो वायर है इसकी रेसिस्टिविटी भी हम कांस्टेंट रखते हैं। जो वायर्स हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आर एबल टू सी इट, इन वायर की हम रेसिस्टिविटी और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उनको यूनिफॉर्म रखा जाता है। ठीक है, तो देखो ये चीज तो कांस्टेंट हो गई, रो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तो कांस्टेंट हो गया। करंट में कह रहा हूं कि अगर आप कांस्टेंट करंट भेज रहे हो किसी वायर से, अगर आप कांस्टेंट करंट भेज रहे हो किसी वायर से, तो ये जो फैक्टर हो गया हमारा आई, रो और एरिया, ये हो गया कांस्टेंट। सो आई कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। यानी कि जितना बड़ा आपका वायर होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आपको उसके अक्रॉस मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मान लो यहाँ पर मैं इस तरह से ये एक वायर ड्रॉ करा, उसकी लेंथ एल है, फिर एक और वायर ड्रॉ करा, उसकी लेंथ एल डैश है, और ये एक और वायर ड्रॉ करा, उसकी लेंथ एल डबल डैश है। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप मुझे किसके क्रॉस मिलेगा, एल एल डैश या एल डबल डैश? सबसे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप किसके क्रॉस मिलेगा,
L डबल डैश। जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी, बिल्कुल सही। तो यही प्रिंसिपल को, इसी चीज को हम इस्तेमाल करते हैं इन पोटेंशियोमीटर, कि जितना ज्यादा वायर आपका बढ़ता रहेगा, मतलब जितना ज्यादा नल पॉइंट आपको दूरी पर मिलेगा, इसका मतलब उतनी ज्यादा ईएमएफ की आपकी बैटरी है। आई होप कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ईएमएफ और नल पॉइंट के बारे में किस तरह से हम देखते हैं। तो वो वही है कि जितनी ज्यादा ईएमएफ की बैटरी का आप इस्तेमाल कर रहे हो, जितना ज्यादा बैटरी का ईएमएफ है, उतनी दूरी पर जाकर के आपको नल पॉइंट देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा बैलेंसिंग लेंथ होगी। इसीलिए पोटेंशियोमीटर में अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली, तो कुछ पोटेंशियोमीटर 4 मीटर वायर के होते हैं, कुछ 10 मीटर के भी होते हैं, और ज्यादा बेटर उनको माना जाता है जो कि 10 मीटर के होते हैं। वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। सो द मेन पॉइंट इज, जितना ज्यादा लेंथ ऑफ द वायर, उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। सो ये था मेन प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर और पोटेंशियोमीटर। अब मैंने आपको बोला कि वी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, तो इस फैक्टर को जो मैंने बोला था आपसे, आई रो अपॉन एरिया को, इसको मान लेंगे कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो पोटेंशियोमीटर में वायर आप इस तरह का इस्तेमाल करते हो, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि अगर आप एक स्मॉल पोर्शन या पर यूनिट लेंथ को कंसीडर करो, तो आपको उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक छोटा सा, एक पर यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आपको मिलने वाला है, इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, के कैन बी रिटन एज V अपॉन एल। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम V अपॉन एल लिख सकते हैं, तो इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर, और प्रैक्टिकल यूनिट हम इसको बोलते हैं वोल्ट पर सेंटीमीटर, क्योंकि हम जो बैलेंसिंग लेंथ मेजर करते हैं वो जनरली सेंटीमीटर में लिखी जाती है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, या पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो के की वैल्यू क्लियर है। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक तरह से सेंसिटिविटी भी बताती है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे किस तरह से हम सेंसिटिविटी को कह सकते हैं किसी वायर की सेंसिटिविटी कम है या ज्यादा है पोटेंशियोमीटर वायर की, वो हम कैसे डिपेंड कर सकते हैं, डिपेंड करता है उस पर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने आपको बता दिया है, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और इसकी यूनिट, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब दो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर है हमारे पास। फर्स्ट है कंपैरिजन ऑफ टू प्राइमरी सेल, यानी कि अगर आपके पास दो सेल्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में भी दिखाया था, दो सेल्स हैं, दोनों का पोटेंशियल मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन मैंने एक लेक्लैंड सेल लिया हुआ है जो हम बनाते हैं किसी केमिकल का उसमें यूज करके, तो मुझे कैसे पता लगाऊं कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसका ईएमएफ कितना है जनरली, है ना। तो उस चीज के लिए हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अब आप बैटरी खरीद के लाओ, तो बैटरी पे तो लिखा रहता है 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट की बैटरी, 11 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन जो आप खुद सेल बना रहे हो फिजिक्स लैब में, केमिस्ट्री लैब में, उस पर तो नहीं पता चलेगा ना मैं कैसे कितना ईएमएफ होगा। तो उसका ईएमएफ भी हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो कंपैरिजन ऑफ टू प्राइमरी सेल, पहला एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ टू प्राइमरी सेल, यानी कि दो सेल्स हैं अगर आपके पास, तो उसका ईएमएफ कैसे निकालना है या कंपेयर करना है। और दूसरी एप्लीकेशन रहेगी इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि जो सेल है उसका खुद का रेजिस्टेंस कितना ऑफर हो रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए। अच्छा, इस यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, इससे पहले तक तो बता दो मुझे, उसके बाद फिर हम फर्स्ट एप्लीकेशन करेंगे। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? नहीं सर, इसके अंदर 2-3 डाउट क्लियर हुए हैं। ओके, अर्चिता, हितांश, निहाल, निशिता, कोई डाउट यहाँ तक? सूर्या? नो सर। ओके, ओके, बता नो देना सर। बीच में अगर आते हो तो। ओके, अब फर्स्ट एप्लीकेशन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन मतलब कि अब ऐसा नहीं कि नंबर ही दे दिया हमने फर्स्ट या सेकंड, मतलब दो में से कोई एक, है ना। तो हमारी जो पहली एप्लीकेशन है यहाँ पर वो रहेगी, हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर दो सेल्स का ईएमएफ। मान लो मैंने आपको फिजिक्स लैब में हम गए और वहां पर मैंने आपको कुछ केमिकल्स दे दिए जिससे हम ये लेक्लांस सेल बनाते हैं, और मैंने आपसे कहा कि बैटरी बनाओ, वो हम बना सकते हैं वहां पर। उस बैटरी, उस सेल को डेवलप करो, उसमें लिक्विड डाल डाल के, उसमें केमिकल डाल के, और फिर बताओ, कंपैरिजन करो कि किसका ईएमएफ
कम है या किसका ज्यादा है, या रेशो फाइंड करो दोनों सेल्स जो अलग अलग स्टूडेंट ने बनाए, कंपेयर करो इनका रेशो क्या है ईएमएफ का। तो वो काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझना उसको। तो बेटा इतना सर्किट हमारा रहेगा सेम, हर किसी में सेम ही रहेगा, प्राइमरी, इसको प्राइमरी सर्किट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने कोई चेंज नहीं करना। तो क्या क्या है यहाँ पर देखो, ये ए पॉइंट है, ये तो वही हो गया पोटेंशियोमीटर वायर जो इस तरह से जा रहा था ना 4 सेंटीमीटर 4 मीटर का, ये तो वो वायर हो गया। इस वायर से हमने यहाँ पर लगा दिया एक रियोस्टेट, ताकि हम करंट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके, ज्यादा कम ना भेजना पड़े, जहां पर भी जितना हमें चाहिए। ये की इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी बैटरी, ऑक्सिलरी बैटरी है ना। मतलब इसी से हम करंट ड्रॉ करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर दो सेल, जिसका ईएमएफ आपको निकालना है, E1 और E2 मान के चल रहे हैं, और इसका ईएमएफ हमें फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है। उसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पर एक टू वे की, इसको हम बोलते हैं टू वे की। मैंने आपको शुरुआत में दिखाई भी थी टू वे की, ताकि हम एक एक करके उसको इंट्रोड्यूस करें। फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ से हम अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं कितना हमें इंट्रोड्यूस करवाना है। और ये गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इसलिए ताकि हमें ये पता लगता रहे कि नल पॉइंट कब मिलेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर हमें बताता है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ये शो करेगा अगर कोई करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है तो देखो यहाँ से अब हमें दोनों सेल का पोटेंशियल निकालना है। तो मेरा केस 1 कह लो या स्टेप 1 क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप 1 सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सर्किट कंप्लीट होगी लेट से। अब आप क्या करोगी, क्लोज की ए की को क्लोज कर दो। अब जब आप इसको क्लोज करो तो ये सर्किट हो जाएगा बेटा आपका कंप्लीट, मतलब आपका ये जो सर्किट है ऐसे हो गया, कंटिन्यूअस हो गया अब, है ना, जो पहले इनकम्प्लीट था। तो स्टेप 1 में क्लोज की ए, ओपन या कीप ओपन, ओपन की बी। मतलब हमने यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं किया। ओपन क्लोज वर्ड में तो कोई कंफ्यूज नहीं है ना, ओपन का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। ओपन क्लोज, ओपन ओपन मतलब सर्किट में आगे कुछ जाएगा नहीं, करंट नहीं जाएगा। क्लोज मतलब हमने उसको बंद करके और आगे फॉरवर्ड हम कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला पोर्शन बंद कर दिया, तो अब ये कंडक्टर हो जाएगा, मतलब कि कंडक्ट करेगा। तो क्लोज की ए, ओपन की बी, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव इंट्रोड्यूस E1, वी हैव इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस्ड E1। तो हमने सर्किट में E1 को इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसका मतलब जो करंट अब फ्लो करेगा वो करंट किस तरह से फ्लो करेगा, सो उसकी डायरेक्शन में इंडिकेट कर देता हूँ। यहाँ से बैटरी से करंट निकलेगा इस तरह से, है ना, ये करंट आगे फ्लो करेगा। और क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी है तो पॉजिटिव टर्मिनल कुछ करंट यहाँ से मिलेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करनी है। एक्चुअली में अगर आप कोई सर्किट मान लो इस तरह से ले रहे हो, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V और V दोनों का सेम ही रहेगा, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये जो वायर है ना, मान लो आपको बैलेंसिंग लेंथ कहीं पर मिल रहा है। बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा, हमें ये देखना है कि गैल्वेनोमीटर में कब करंट जीरो हो जाएगा, वो बैलेंसिंग लेंथ होगी। एक्चुअली में यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर को जोकी से कनेक्ट कर लेते हैं। जोकी मैं आपको एक वीडियो में भी दिखाऊंगा अगर आपने पहले ना देखी हो तो जोकी से हम कनेक्ट कर लेते हैं, और जोकी को फिर इस वायर पर देखते हैं कि कहाँ पर उसको हम एक तरह से रख करके देखते हैं वायर पर कि कहाँ पर हमें गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा कि ऊपर वाले सर्किट का जो भी ईएमएफ है, और ईएमएफ नहीं कह रहा हूँ, ऊपर वाला सर्किट का जो भी ईएमएफ होगा, और जो नीचे वाले सर वायर आप कंसीडर कर सकते हो उसका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो एक ड्यूरेशन में ऐसी आएगी, एक बैलेंसिंग लेंथ आपको ऐसी मिलेगी जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर मिलेगा। तो उस केस में लेट मैं एज्यूम कर लेता हूं कि हमारा जो बैलेंसिंग लेंथ है वो किसी L1 पॉइंट पर मिल गया है। बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ मिल रहा है, L1 पॉइंट पर। सो आई एम कंसिडरिंग दैट ये तो स्विच ऑफ है ही हमारा, मतलब स्विच ऑफ नहीं, यहाँ पर क्लोज किया हुआ है, तो सर्किट में करंट इस तरह से फ्लो करेगा। नल पॉइंट आपको मिल गया L1 पर लेट से। तो हम कह देंगे कि ईएमएफ डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पर। तो फर्स्ट केस में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, E1 इक्वल टू के L1। ये हो गया, हमने फर्स्ट ईएमएफ की बैलेंसिंग लेंथ फाइंड कर ली L1। अब सेकंड केस या स्टेप 2 कह लो, स्टेप 2, ठीक है। तो इसमें अब आप उल्टा कर दो, अभी आपने इंट्रोड्यूस किया था किसको, सेल E1 को, अब आपको इंट्रोड्यूस करना है सेल E2 को।
तो उसके लिए E2 को क्लोज कर दो, रिवर्स कर दो बस पूरा। ये क्लोज हो गया, ब्लैक से कर देते हैं ज्यादा बेटर दिखेगा। ये क्लोज हो गया, तो अब सर्किट आपका इस तरह से कंप्लीटेड है। यहाँ से अब जो भी कंडक्शन होगा यहाँ से होगा। तो स्टेप 2 में क्लोज की बी, ओपन की ए। तो जब आप ये काम करोगे तो यू हैव इंट्रोड्यूस E2। अब मान लो कि बैलेंसिंग पॉइंट आपको ए सम मेजर करेंगे L2 पर मिल रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। तो एक प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके यहाँ पर K लगा देंगे, KL2। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, E1 इक्वल टू KL1। सेकेंड इक्वेशन क्या है, E2 इक्वल टू KL2। दोनों को डिवाइड कर दो। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, E2 अपॉन E1 इक्वल टू L1 अपॉन L2 अपॉन L1, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपने बैलेंसिंग लेंथ फाइंड कर लिया तो आप ईएमएफ भी फाइंड कर सकते हो। जो भी रेशियो होगा बैलेंसिंग लेंथ का, वही रेशियो होगा बैटरी के ईएमएफ का, E1 अपॉन E2 का। तो ये सेकंड एप्लीकेशन क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? सॉरी, फर्स्ट एप्लीकेशन, कोई डाउट यहाँ तक? हाँ जी बोलिए। सर जो हमारा बैलेंसिंग पॉइंट है वो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट में कहीं पर भी आ सकता है ना? हाँ, मतलब ए से बी तक कहीं पर भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ईएमएफ ऑफ योर बैटरी। मतलब मैं बस ये पूछ रहा हूँ, वो जरूरी नहीं है कि वो पहली वाली जो। नो नो, इट इज नॉट नेसेसरी। तभी तो हम 4 या 10 मीटर का वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम बड़ी से बड़ी बैटरी का इस्तेमाल कर सके मेजर करने के लिए। और उससे ना जितना ज्यादा आपका वायर होगा उतना बेहतर सेंसिटिविटी मिलेगी। वो चीज मैं आगे आपको बताऊंगा, सेंसिटिविटी, उसमें मैं अभी फंसाना नहीं चाहता। तो सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा बेहतर मानी जाती है जितना ज्यादा बड़ा वायर हो। तो कहीं पर भी मिल सकती है, वो कोई भी चांस हो सकता है, कहीं पर भी मिलेगा। और जैसे माना आपको यहाँ पर मिल गया, अब आपकी बैलेंसिंग और आपका स्केल ऐसे लगा हुआ है, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, मान लो आपको मिल रहा है 50 पर, तो बैलेंसिंग लेंथ आपकी होगी 100, तो ये हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आप उसको मेजर कर लोगे 50, तो 150, इस तरह से आप बैलेंसिंग लेंथ को मेजर करोगे। ओके। और जब हमारे पास दोनों ही सेल्स, क्योंकि E1/E2 = L1/L2 रेशियो जो है वो E1 और E2 इंट्रोड्यूस सेल्स के हैं ना, मतलब जो हमें नहीं पता जिनका ईएमएफ। हाँ, ये मैं तो अगर फाइंड हमारे पास करूंगा। दोनों ही अननोन वैल्यू हुई और आपने हमें कह दिया कि दोनों की, क्योंकि इनिशियली तो हमारे एज की पास नहीं दोनों निकाल अननोन सकते बैटरी फिर, थी। एज की नहीं निकाल सकते, रेशो फाइंड कर सकते हैं, किसका कम है किसका ज्यादा है। इसलिए हमारी एप्लीकेशन क्या है, कंपेयर करना। अच्छा, कंपेयर कर सकते हैं, वी आर फाइन नहीं कर कंपेयरिंग सकते। ओनली। हाँ, एक का पता हो, मान लो एक मैंने नोन लगा दिया है, तब मैं फाइंड कर लूंगा। ओके। तो इसलिए वर्ड वर्ड ही हमने यहाँ पर कंपैरिजन यूज किया है। और एक चीज, जो हमारा प्राइमरी सर्किट है, ओके। मतलब जिसमें हमारा बैटरी ई, हाँ ये वाला जो सर्किट है इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अभी हमने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल सर्किट डाला जिसमें हमने दो बैटरीज कनेक्ट करी, रेजिस्टेंस बॉक्स का, गैल्वेनोमीटर और जॉकी। अभी गैल्वेनोमीटर से जॉकी कनेक्ट करने के बाद जब हम उसको रन करेंगे प्राइमरी सर्किट की वायर पे, जो हमारा एक्चुअल पोटेंशियोमीटर है, तो जो जॉकी है वो करंट लेकर, मतलब करंट लेगा, मतलब करंट का फ्लो कैसा रहेगा, क्योंकि दोनों से ही करंट जाना चाहिए। अगर हमने एक ही क्लोज कर दी तो E1 से करंट जाएगा, और वो कनेक्ट भी है वहां से मेन सर्किट से, तो वहां से भी वो करंट लेगा। तो मतलब करंट का फ्लो कैसा रहेगा, कहाँ से जाएगा कहाँ को आएगा? एक्चुअली हमको एक एक करके इंट्रोड्यूस करना है। तो अगर आप इसको कर रहे हो तो फ्लो तो ऐसे हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, और तो नीचे अब से वो भी आ रहा है, जॉकी के इधर भी थ्रू आ रहा है। जा रहा है। हाँ, जॉकी के थ्रू ही जाएगा। कंप्लीट तो है ना? जॉकी जाएगा तो फिर उसको तो रास्ता मिल गया। अच्छा, वो थोड़ा सा करंट तो यहाँ पे भी जाएगा ही ऑफ कोर्स। ऑफ अच्छा। कोर्स। अब हमने क्लास 12 में पहला चैप्टर एरर इसलिए तो पढ़ा था, ताकि ये सब चीजें हम हाँ। उसमें देख सके कि कहाँ पे एरर हो सकती है, कहाँ पर नहीं हो सकती। 100% एक्यूरेसी तो खैर ये भी नहीं देगा, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पर हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम मेजरमेंट वहां पर ले रहे हैं जब जो गैलोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो उस कंडीशन में उस कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ हम ले रहे हैं। तो नल मेथड में हम कह सकते हैं इस बैटरी का हम कोई करंट यूज कर नहीं रहे हैं बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करने में। तो उतना ज्यादा वोल्टमीटर में जितनी हम एरर कर रहे थे वो तो हम यहाँ नहीं करेंगे। बैटरी का करंट यूज कैसे नहीं हुआ, क्योंकि करंट हाँ, तो रन उसमें हो रहा बैटरी का है? हम यूज नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, फिर क्यों? क्योंकि इस तरफ जा रहा है ना,
और यहाँ पे जो जाएगा वो कौन सा होगा, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा यहाँ पर। तो एक कैसी जो कंडीशन में जो आप ऊपर वाली दोनों का बराबर हो बैटरी जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का भी और यहाँ का भी। सर ये चीज समझ नहीं है, E1 और E बराबर कैसे हो जाएंगे? E1 और E को बराबर नहीं लिया है मैंने। मैं इसको एक बार सब एक स्टेप सबने लिख लिया यहाँ तक। आई एम इरेजिंग इट। आई होप आपने सबने लिख लिया होगा। मैं ये कह रहा था कि जैसे बैटरी है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका ईएमएफ हमें कंडीशन क्या थी, ईएमएफ बैटरी का ज्यादा होना चाहिए E1 से भी और E2 से भी। तो ये बात तो श्योर है, ये एप्सिलॉन का मतलब मेन बैटरी का ईएमएफ इन दोनों से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये तो बात श्योर है कि यहाँ से करंट जाएगा। अब यहाँ से जो करंट जा रहा है वो कुछ आगे भी जाएगा और कुछ यहाँ पर भी जाएगा, ठीक है, और इससे भी कुछ करंट मिल रहा है आपको। तो जो भी नेट अमाउंट होगा यहाँ पर, ठीक है, जो आपको मिलेगा यहाँ तक बैलेंसिंग लेंथ तक आपको मिल क्या रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है V इक्वल टू आई आर एक्चुअली। तो आई क्या है यहाँ पर, जो इस तरफ करंट फ्लो करेगा। आर क्या है यहाँ पर, जो इसकी बैलेंसिंग लेंथ होगी, ठीक है। और इसी को हम किसके बराबर बोल रहे हैं, जो ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप या कह लो टर्मिनल पोटेंशियल E1 के अक्रॉस आपको मिल रहा है। E1 इक्वल टू क्या है, V क्या है, जो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल मिल रहा है, और वही बराबर हो जाएगा I इंटू आर के। तो ये करंट आपका इस वाले के लिए है जो यहाँ पर जा रहा है। हम उसका फॉर्मूला में लाए नहीं है कहीं पर भी, E1 में क्या करंट है हमें मतलब भी नहीं है उससे। ओके ओके सर, क्लियर। ओके ओके, तो ये बात मैंने आपको बता दिया है कि ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होगी E1 से भी और E2 से भी, तभी वो आगे की तरफ फ्लो कर पाएगा। हमें जो ये वाला वायर था आपका, ये वाला वायर, इसमें कुछ करंट मिलेगा, इसमें करंट ही नहीं जाएगा तो फिर हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे बैलेंसिंग लेंथ को। तो ये पीपीटी मैं आपको भी भेजूंगा, तो आप यहाँ से, ये यूट्यूब की लिंक है जिसमें आपको आप देख सकते हो कि कैसे परफॉर्म करना है। और ये अमृता ओलैब की वेबसाइट है जिस पर आप क्लिक करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी कर सकते हो, ठीक है। अभी पहले मैं आपको पूरा डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे वहां पर। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, सेकेंड एप्लीकेशन है टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल बाय अ पोटेंशियोमीटर। यानी कि एक ही सेल अब रहेगा हमारे पास सर्किट में, उसका मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। बट बिफोर डूइंग दैट मैं आपको एक कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। मान लीजिए आपके पास एक्सटर्नल सर्किट है जिसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर और बाहर है कैपिटल आर। लेट्स से कि यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है आई। तो यहाँ पर जो ईएमएफ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आई आर प्लस आर के। इसमें कोई किसी को कोई संदेह हो, कोई डाउट है तो मुझे बताना। और जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा, इसके अक्रॉस वो कितना होगा, V इक्वल टू आई आर। इन दो इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, हमने पहले पढ़ा हुआ है ये V इक्वल टू आई आर और E इक्वल टू आई आर प्लस आर। सो अगर मैं इन इक्वेशन का यहाँ पर कोई डायरेक्टली यूज करूँ तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इन दोनों में कि कैसे आती हैं इक्वेशंस दैट वी हैव डिस्कस्ड व्हेन वी आर डूइंग इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है ये दोनों फॉर्मूले सबको। तो इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। इसके अलावा मैं कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा कि ईएमएफ डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पर, या पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है बैलेंसिंग लेंथ पर। इन चीजों का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल बाय अ पोटेंशियोमीटर। तो देखो मैंने कहा था कि प्राइमरी जो सर्किट है उसमें कोई छेड़छाड़ मत करो, वो तो नहीं है कि जैसे पहले था। बस अब हमने करा क्या है कि यहाँ से हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, बैटरी कह लो सेल कह लो, है ना, सेल को हमने कनेक्ट कर दिया है। और सेल के पैरेलल में, सेल के ऊपर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। पैरेलल कह लो, या जैसे ये सर्किट था ना अभी मैंने बनाया था, एक बैटरी है उसका ईएमएफ ई है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसको हमने आर से कनेक्ट कर दिया है, और बैटरी का अपना भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो ऊपर हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया जिसके पास हमने लगा दी एक जॉकी। ठीक है, जॉकी किस लिए, ताकि हम उसको अपनी मर्जी से रेजिस्टेंस बॉक्स को इंट्रोड्यूस कर सकें। हमारी मर्जी होगी तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स रखेंगे, नहीं तो नहीं। ओके, तो ये सर्किट है। फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर को हमने आगे कनेक्ट कर दिया, और गैल्वेनोमीटर को हमने कनेक्ट कर दिया जॉकी से। और जॉकी का काम क्या है, जॉकी का काम है
बैलेंसिंग लेंथ को ढूंढ के देना आपको कि कहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ है। ठीक है, तो देखो इसको मैं पैरेलल सर्किट यहाँ पर बना देता हूँ, इसी का मतलब सिमिलर सर्किट। ईएमएफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, बाहर है कैपिटल आर। अब स्टेप वन क्या होगा यहाँ पर? स्टेप वन, ओपन की K2, K2 को ओपन रखो। जब K की 2 ओपन है, क्या रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में इंट्रोड्यूस है? आरबी सर्किट में इंट्रोड्यूस है या नहीं? K2 ओपन है? नहीं। नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, नीचे का तो पूरा सर्किट वैसे ही, इसको हमें मतलब क्लोज करना ही पड़ेगा तभी सर्किट में फ्लो करेगा, वो सब तो स्टेप जनरल है। बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, मैंने K2 को ओपन रखा है। तो जब K2 ओपन है, तो अब जो यहाँ तक आपको लेट से मैं मान के चलता हूँ L आपका बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है, तो जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा, क्या मैं कह सकता हूँ वो डायरेक्टली ईएमएफ ये वाला डायरेक्टली डिपेंड करेगा बैलेंसिंग लेंथ पर, जो कि हमारा प्रिंसिपल है मेन पोटेंशियोमीटर का। सो आई कैन से यस दैट द ईएमएफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ जो भी आपको मिल रहा है। और प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके हम फर्स्ट स्टेप में क्या लिख लेंगे? E इक्वल टू के एल वन। ठीक है, ईएमएफ इक्वल टू के एल वन। स्टेप वन क्लियर सबको यहाँ तक? कोई डाउट किसी यस को सर। तो बताना। ओके, अब सेकंड एप्लीकेशन मतलब सेकंड स्टेप समझो। सेकंड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ? स्टेप टू में आप ये जो की है की K2 को कर दीजिए ओपन की जगह क्लोज, उल्टा कर दो। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। क्या अब रेजिस्टेंस बॉक्स इंट्रोड्यूस हो गया सर्किट में? अब हाँ रेजिस्टेंस सर। बॉक्स इंट्रोड्यूस हो गया, इट मींस वी हैव इंट्रोड्यूस। मतलब बैटरी क्यों नहीं कह रहे हैं? क्या बेटा? सर स्टेप 2 रिपीट करना। ओके, के ये जो की है यहाँ पर इसको मैंने क्लोज कर दिया है, तो वी हैव इंट्रोड्यूस रेजिस्टेंस बॉक्स, इंट्रोड्यूस आरबी इन सर्किट। हाँ जी बोलिए, बाय क्लोजिंग। सब हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो बैटरी की निकालेंगे ना, तो हम जी आरबी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? बताता हूँ, पहले मैं इसकी इक्वेशन आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पर E इक्वल टू आई आर प्लस आर करा था, ये हमें पता है ना फॉर्मूला, और V इक्वल टू आई आर हमें पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। ठीक है, अब उसी सर्किट में बात करते हैं। क्या हमने वहां पर कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा था जो सिर्फ स्मॉल आर के टर्म में हो? ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था हमने जो सिर्फ स्मॉल आर के टर्म में हो? याद है कोई फॉर्मूला जो कि मुझे स्मॉल आर का फॉर्मूला? कुछ फॉर्मूला मैं बताता हूँ, जैसे एक तो ये वाला फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, V इक्वल टू, यहाँ पर ये V है, V इक्वल टू E 1+R/R। ठीक है, और बता हाँ। देता हूँ मैं, काफी सारे फॉर्मूले हैं, यहाँ से भी आप लिख सकते हो। अगर स्मॉल आर की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो E इक्वल टू आई आर प्लस कैपिटल आई आर को मैं V लिख दूं, तो E माइनस V अपॉन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। तो मैं स्मॉल आर मतलब कि रेजिस्टेंस बॉक्स तो यहाँ से भी निकाल पा रहा हूँ, जबकि अभी भी मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं इस बॉक्स इसलिए पोटेंशियल, इंट्रोड्यूस कराया था कि वी आए। हाँ ताकि हमें पोटेंशियल पता लग जाए। एक्चुअली में इस सर्किट में मतलब जो अभी हमने सर्किट बनाया है, इसमें पोटेंशियोमीटर टॉपिक तो हमें आना ही चाहिए, साथ के साथ आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही उसको बता दिया था कि मैं इन चीजों का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ओके, तो कोई हो डाउट यहाँ तक? आई एम इरेजिंग इट। वो मेरा टारगेट है स्मॉल आर फाइंड करना। ठीक है, तो स्टेप वन और स्टेप टू अभी तक क्लियर है सबको? आगे मैं बताऊंगा स्टेप टू का फायदा क्या होगा। सो वी हैव इंट्रोड्यूस K2। अब जो आपको इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा वो ईएमएफ नहीं मिलेगा, अब आपको इसके अक्रॉस जो आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा वो मिलेगा V, ना कि ईएमएफ E। क्यों? इस चीज को समझना, मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूँ फिर से। ये कैपिटल आर था, ये E, और ये स्मॉल आर। ठीक है, इन यहाँ पर कोई भी वायर नहीं है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हाँ है, मैं उसको V बोल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो इसके अक्रॉस भी तो होगा V। यस और नो? इन पॉइंट के अक्रॉस, अगर ऊपर वाले के अक्रॉस V है, इन दो मान लो A B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो C D के अक्रॉस भी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि सेम वायर से कनेक्टेड है। यहाँ पर बीच में कोई भी आपको रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है।
यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जितना रेजिस्टेंस ए बी, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का है उतना ही सी डी का होगा। मानते हो कि नहीं मानते? कोई डाउट इसमें, या मैं इसको अलग से ड्रॉ कर दूं? इज दैट क्लियर और नॉट? जो सर पोटेंशियल, क्या बोला आपने? मैं इसको थोड़ा अलग ड्रॉ कर देता हूँ, एक मिनट। देखो मेरे पास एक सेल है, सेल लिया मैंने, यहाँ पर ईएमएफ है, ये स्मॉल आर है, ठीक है, ये कैपिटल आर है। कैपिटल आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं वी मान रहा हूँ, वी, पोटेंशियल डिफरेंस वी। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो यहाँ पर ये वाले पॉइंट है, मैं इनको पॉइंट का नाम देता हूँ ए बी सी और डी, क्या मैं कह सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस डी सी जो भी है वो बराबर होगा ए बी के? यस और नो? समझना क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल ही तो है, ये वाला वायर और ये पूरा वायर हाँ हाँ पैरेलल है हाँ ना। हाँ, यस। तो मैं कह रहा हूँ कि जो ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस है डीसी का, वो बराबर होगा ए बी के पोटेंशियल डिफरेंस के। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आ जाओ अब इस वाले में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेकंड, मान लो अब बैलेंसिंग लेंथ जब हमने आरबी को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब बैलेंसिंग लेंथ लेट से आपको L2 पर मिल रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप हम कहेंगे, अब हम ईएमएफ नहीं बोलेंगे, अब हम कहेंगे कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा बैलेंसिंग लेंथ पर। और हम लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट केस में तो हमारा आ गया था E इक्वल टू के एल वन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी को अगर मैं लिखूं V इक्वल टू के एल टू, तो ये हो जाएगी मेरी सेकंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर दो, तो E अपॉन वी इक्वल टू कितना हो जाएगा? L1 अपॉन L2। ई अपॉन वी इक्वल टू कितना हो जाएगा? L1 अपॉन L2। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मुझे नेक्स्ट पेज पर चलना है। ई अपॉन वी इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक ई अपॉन वी इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है। टेकन स्क्रीनशॉट, क्योंकि मुझे ठीक इरेज है। करना पड़ेगा, और क्योंकि 2:30 हमारे पास बचे तो मुझे वो कंप्लीट भी करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया था हमारा। अब मैं इसी इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था ईएमएफ इक्वल टू होता है आई आर प्लस आर, और पोटेंशियल इक्वल टू होता है आई आर। तो क्या मैं कह सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं तो आई से आई कटेगा, तो आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू L1 अपॉन L2 आ जाएगा क्या? ये इक्वेशन सबको क्लियर है? ई अपॉन वी इक्वल टू आर प्लस आर अपॉन आर इक्वल टू L1 अपॉन L2, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस? सर हाँ जी, सर कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, एक मिनट रुको फिर। देखो मैंने पहले वाले स्टेप में किया था ई अपॉन वी, यहाँ तक आ गया था L1 अपॉन L2, ई अपॉन वी इक्वल टू L1 अपॉन L2। सर नहीं, वहां पे इसलिए नहीं आया क्योंकि ओके, एक सेकंड, अगर आप पिछले स्लाइड दिखा दें अगर। यस, हाँ सर, यहाँ पे जो आपने कनेक्ट नहीं कर रखा है तब हाँ तो कोई बैलेंसिंग पॉइंट नहीं है। हाँ, रेजिस्टेंस बॉक्स को जब कनेक्ट नहीं किया तब बैलेंसिंग लेंथ मिली थी L1 पर, जब तो इस ये कहाँ है से ही नहीं। मिली वो बैलेंसिंग? कैसे मिली? इसके अक्रॉस ना ये वाला सर्किट हो गया हम दो ईएमएफ। चीजें कनेक्ट करते हैं, एक बार सिर्फ पहले हमने ई। सिर्फ ईएमएफ लिया, हाँ। फिर हमने उसको रेजिस्टेंस बॉक्स से इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब हमारा सर्किट इतना हो गया है। अच्छा। तभी मैं कह रहा हूँ सेकंड केस में हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा इसके अक्रॉस वी, जो भी इस दो पॉइंट के अक्रॉस होगा, जो मैंने आपको अलग सीडी पॉइंट बताया था ना, ए बी और सी डी। यस सर। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था, तो ई अपॉन वी इक्वल टू L1 अपॉन L2 आएगा, और जिसको ई को हम लिख सकते हैं आर प्लस आर अपॉन आई आर, L1 अपॉन L2। तो इस इक्वेशन से हम स्मॉल आर फाइंड कर सकते हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा।